और सारे गंभीर प्रवक्ता मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुजाता पॉल मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। जैस्मीन शाह इस डिबेट का हिस्सा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। एक बार फिर से आई एम ऑनर्ड कि मेरे साथ देश के बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं। विजय सरदाना इस डिबेट का हिस्सा है, देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं। और अलावा इसके ये जो सत्ता का गणित है, जिसे फ्रीबीज के गणित से साधने की कोशिश चल रही है, इस पर बड़ी बारीक गहरी समझ रखते हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, विजय त्रिवेदी। तो सबसे पहले डॉक्टर गुरु, क्योंकि केंद्र और राज्य इस दौड़ में अलग नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या सत्ता की सेहत संभालने के चक्कर में देश की सेहत खराब हो रही है और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं, ऐसा माना जाए? नहीं गरिमा जी, निश्चित रूप से हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, हम एक विकासशील देश हैं और ये संतुलन बनाना बहुत आवश्यक होता है। पहली बार मुझे लगता है कि 2002 या 2003 का साल था, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, ये अटल जी के समय आया था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन भी देश के आर्थिक विमर्श का हिस्सा हो, ये बहुत जरूरी है। और ये पुस्तक में देख रहा था, इस पुस्तक में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इसमें नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के समय का बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 हफ्ते तक का ही फॉरेक्स रिजर्व था और फॉरेक्स रिजर्व को फिर बचाने के लिए हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब्सिक्वेंटली किया। आज फॉरेक्स रिजर्व देश का $600 बिलियन से ऊपर जा चुका है, जो कि रिकॉर्ड है, आज से पहला ऐसा नहीं गया था। दूसरा, किसी भी फिस्कल हेल्थ को, जो आप वित्तीय सेहत की बात कर रही हैं, वित्तीय सेहत को नापने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? आप कितना सब्सिडी देते हैं और आपके जीडीपी के तुलना में वो सब्सिडी का कितना प्रतिशत होता है। तो मेरे पास आंकड़ा है और 14-15 में जो सब्सिडी और जीडीपी का रेशियो था वो 2% का था। वो लगातार 2% से 1.8 होता है, फिर 1.3 होता है, फिर 1.2 होता है और आखिरकार 1% का हो जाता है। फिर कोविड की महामारी आती है और कोविड के बाद उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ती है। सब्सिडी के मामले में हमें 3F और 2F का ख्याल करना है। पहले सब्सिडी 2014 से पहले फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल पे होता था। अब फ्यूल पे सब्सिडी खत्म कर दिया गया है, एलपीजी पे मिलने वाला सब्सिडी खत्म कर दिया गया है, तो फूड और फर्टिलाइजर पे ही सब्सिडी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो लगातार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट हो, फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने की बात हो, फ्रीबीज को कम करने की बात हो, वित्तीय सेहत और वित्तीय अनुशासन को बरकरार रखने की बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन डॉक्टर गुरु, क्या ये भी सच नहीं है? आप किसको बस छोटा सा इंटरवेंशन दे देती हूँ आपको, इस पर भी जवाब दे देंगे तो बेहतर होगा। क्या ये भी सच नहीं है कि हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई 30% जीडीपी से ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, और सरकार पर ये 57.3% है। और कर्ज कब बढ़ता है? वो तब बढ़ता है जब हम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं अपनी आमदनी को जहां से रिटर्न नहीं आता, सीधे सीधे मुफ्त की घोषणाओं पर। तो ये जो दोगुना है जीडीपी का, 30% होना चाहिए, 60% के लगभग है, ये तो खतरा है ना? नहीं गरिमा जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक विकासशील देश हैं और हमें डेवलपमेंट में, स्पेंडिंग में, रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। और इसमें बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से मैं चीजों को नहीं देख रहा हूं, इसमें मैं एक सरकार और डेवलपिंग नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 के बाद, जिसको आप फ्रीबी या फिर वेलफेयर मनी कह सकती हैं, 29 लाख करोड़, लगभग 29 लाख करोड़ का आंकड़ा हमारे सामने आता है, जो सीधे तौर पे गरीबों के पास पहुंचा है। इसमें पिल्फरेज जो पहले लीक हो जाता था और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपए बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, तो उसमें भी कमी आई है। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में एक बहुत अच्छी बात कही, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। मैं उसके लिए थोड़ा समय चाहता हूं आपसे कि आप ये प्रायः कह दिया जाता है और इसमें मुझे लगता है थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। गरिमा जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो एवरेज जीएसडीपी है वो लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब डेट कितना है, ये डेट को समझने की आवश्यकता है। राजस्थान में जहां पे
15 लाख करोड़ में से 5-5.5 लाख करोड़ का डेट है। वहीं मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, वो 2 या 2.5 लाख करोड़ का डेट है। तो एक तरफ लेकिन डॉक्टर गुरु, अब आप मध्य प्रदेश अगर राजस्थान की तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश पर प्रति व्यक्ति कर्ज है 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश पर कैपिटा डेप्थ है 50,000 रुपए और राजस्थान पर है 63,000 रुपए। तो ये चूहे बिल्ली का खेल तो चल रहा है ना। नहीं तो ये देखिए अभी आप वित्तीय अनुशासन की बात कर रही हैं, तो वित्तीय अनुशासन के हिसाब से राजस्थान और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पे एक बजट का आकार होने के बावजूद 15 लाख करोड़ के दोनों का बजट का आकार है। राजस्थान में वो 5-5.5 लाख करोड़ का डेट है, मध्य प्रदेश में 2-2.5 लाख करोड़ का डेट है। तो दोनों को एक साथ रखने पे मैं थोड़ा इसमें मेरे रिजर्वेशन हैं कि ये ठीक नहीं है। 15% को 35% के साथ रखना, राजस्थान और मध्य प्रदेश को एक ब्रैकेट में रखना, ये ठीक नहीं है। और देखिए हमें यह ध्यान देने वाली बात है, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, जहां पे पहले तीनों एफ में सब्सिडी लगा करता था, वो सब्सिडी अब सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर पर रह गया है। लेकिन उसके बावजूद 10 साल में दोगुनी हुई है सब्सिडी की रकम। किसानों के मुद्दों पे बहुत, उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं कि अब फ्यूल पर नहीं है मैं बता रहा सब्सिडी, हूं, उसके बावजूद 2014 में जब आपकी सरकार आई तो 2.5 लाख करोड़ था, अभी 5.7 लाख करोड़ है। ये सब्सिडी जो आप दे रहे हैं, मुफ्त की घोषणाओं पर जो पैसा जा रहा है। गरिमा जी, हाँ, फूड और हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बातों को सुन रहा हूं और आपको जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की आवश्यकता क्यों है? देखिए गरिमा जी, यूरिया का ग्लोबल मार्केट में रेट क्या है? लगभग 700 से $750, जो लगभग 36,000 रुपए आता है प्रति टन। अब ये हम अपने फार्मर को कितने में दे रहे हैं? वो 5,000 में दे रहे हैं। तो जो 1 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर पे सब्सिडी लगा हुआ है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए साल में, कोविड आया था तो प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ रुपए साल में सब्सिडी की सुविधा की गई थी। ठीक है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए 5 साल का जो अभी घोषणा हुई छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कि 5 साल तक गरीबों को राशन देंगे, 10 लाख करोड़ का उसका बजट है 5 साल का। 1 साल का 2 लाख करोड़ रुपए, तो क्या 81 करोड़ लोग वो खाना जो मुफ्त का अनाज और राशन दे रहे हैं हम, उनको उसकी जरूरत भी है कि नहीं, ये देखना भी पड़ेगा। या सिर्फ फिर सियासत और वोट के खेल में हम आरबीआई को दरकिनार कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर देंगे? नहीं, कतई नहीं। और बहुत उम्दा प्रश्न आपने पूछा है गरिमा जी। आपको याद होगा राइट टू फूड एक्ट था, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे वो इस पे प्रकाश डालेंगे। राइट टू फूड एक्ट में एफसीआई भुगतान करता था। अब एफसीआई के पास तो अपना पैसा था नहीं, एफसीआई को भी सरकार से मैनेज करना पड़ता था। इस एफसीआई को भी नियमित करने के लिए, वित्तीय अनुशासन फिस्कल डेफिसिट को नियमित करने के लिए, इस एफसीआई के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पैकेज लेकर के आती हैं और इस एफसीआई को 3,40,000 करोड़ के डेट से मुक्त करती हैं। तो फिस्कल डिसिप्लिन देश में स्थापित हो, फर्टिलाइजर के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से हमारे किसान भाई सशक्त हो। लेकिन गुरु, अगर बता पाए मुझे तो ये बता दीजिए कि 2014 तक जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 9 साल में बढ़कर 67 साल में कर्ज हुआ 55 लाख करोड़ का, देश की आजादी के बाद से। और 2014 से 2023 तक ये बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। वित्त मंत्री कह रही है 100 करोड़ बढ़ गया, 100 लाख करोड़। नहीं गरिमा जी, ये बहुत सरलीकरण हो गया। आपने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके कुछ डेटा सामने रख दिया। अगर देश की आजादी से लेकर के अब तक की बात करेंगे तो हमें अब तक के फिस्कल डेफिसिट एवरेज की भी बात करनी चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट क्यों, प्राइमरी डेफिसिट की भी बात करनी चाहिए। इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का यदि आंकड़ा देखिए आप, तो कांग्रेस के समय 10-11% का एवरेज था और बीजेपी के समय यह 6% हो जाता है। तो इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, वित्तीय अनुशासन कितना है। एक तरफ जहां कांग्रेस के दशकों के शासन में 11% का प्राइमरी डेफिसिट का रेट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 6-6.5% का हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, कर्ज बढ़कर प्रति व्यक्ति 1 लाख तक पहुंच जाता है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, कोविड, इस समय देश का हर व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जदार है, मैं भी और आप भी। पूरा करने दीजिएगा।
नहीं, ये तो गरिमा जी, ये बहुत सिलेक्टिवली आप डेटा को इंटरप्रेट कर रही हैं, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकती हैं। लेकिन वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट की दृष्टि से सरकार आज कहीं बेहतर स्थिति में है। जो एवरेज प्राइमरी डेफिसिट 10 से 11% का हुआ करता था, वो 6% का हो गया है। और गरिमा जी, मुझे पुनः बोलने का मौका दीजिएगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं कुछ सालों में, 100 सालों में एक बार होने वाला इवेंट होता है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रोज नहीं होती है, कोविड जैसी महामारी रोज नहीं आती है। कोविड में हमने अपने अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज का अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न को अनाउंस किया, हमने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन फ्री में अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा का 2 डोज का कवच दिया, तो उसमें खर्चा हुआ था। और ये जो राज्य सरकारों की होड़ है डॉक्टर गुरु, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है कि भाई खर्च कहां से करेंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है आप। मध्य प्रदेश से भी सवाल पूछा गया, ये जो होड़ चली 1000 पे 1250, 500 का सिलेंडर 400 में देंगे, हम 450 में दे देंगे, हम धान को इतने पर खरीद लेंगे, एमएसपी पर तुम इतने पर खरीदोगे, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी। नहीं गरिमा जी, देखिए फिर से वो सेलेक्टिवली जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार मुझे अच्छी लगी उसको कोट करूं, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार मुझे अच्छी नहीं लगी उसे कोट नहीं करूं। राजस्थान को भी डांटा नहीं है। मध्य प्रदेश में कृषि बजट का आकार तब क्या था और आज क्या है? नहीं, और राजस्थान में भी देखिए ना, राजस्थान का आंकड़ा तो मैंने आपके सामने दिया ना। 15 लाख करोड़ के टोटल जीएसडीपी में 5 लाख, 5.5 लाख करोड़ तो वो डेट में है, जबकि मध्य प्रदेश में हम 15 लाख करोड़ में 2.5 लाख रुपए डेट में है। लगभग दोगुने का अंतर है, तो इसको स्वीकार करने की बात है। और मैं तो आश्वस्त हूं और मैं आभारी हूं आपका कि फिस्कल डिसिप्लिन पे और फिस्कल अनुशासन पे बात हो रही है। देश की वित्तीय सेहत पे चोट ना पहुंचे, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इस बहस की शुरुआत की है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी बैठक में कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर जो है सब कुछ शिवराज सिंह चौहान ने माना। मुझे लगता है उस पर एक सार्थक और स्वस्थ बहस की आवश्यकता है। वो कोई मानता दिखा नहीं, लेकिन